नहीं मिलती, जैसे लिस्ट पूरी नहीं मिलती, कोई मिसिंग हो गया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड किसको बोलते हैं? फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव्स कौन होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। और खास बात क्या है रिलेटिव्स की? उनसे पैसे मांगो तो भागते हैं, है ना? तो ऐसा ही कुछ हमें समझना है। रिलेटिव इज, अगर हम रिलेटिव्स ही लिख दिया मैंने। रिलेटिव स्पीड का जो बेसिक एसेंस है वो ये है कि अभी तक जो भी हमने करा था, हमने क्या किया था कि एक चीज चल रही थी, ट्रेन चल रही थी तो पोल रुका हुआ था, ठीक है, या एक मूविंग ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन स्टेशनरी थी, या एक ट्रेन थी वो एक टनल को क्रॉस कर रही थी, इस टाइप से हमने किया था। या फिर अब ये भी किया था कि मान लो एक ट्रेन ये चल रही है, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये मान लेते हैं इसकी लेंथ 200 मीटर्स है, ठीक है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं 300 मीटर्स है, ठीक है, इसकी स्पीड मान लेते हैं 4 मीटर्स पर सेकेंड है, और ये ट्रेन खड़ी है, ये चल नहीं रही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस करेगी, कैसे निकालेंगे? टाइम निकालना है हमें। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेरी गुड। डिस्टेंस क्या लेंगे हम? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस 300। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ट्रेन रुकी हुई है और एक ट्रेन चल रही है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 500। और स्पीड कितनी हो जाएगी? बट दूसरे तो चल तो रही नहीं है, वो तो रुकी है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल हमारा, तो हमारा आ जाएगा 5। तो मेरा आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 125 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रेन चल रही है, मान लो एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन रुकी हुई है, दोनों की हमें लेंथ पता है, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस ऐसे 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 करेगी, यही बात है ना? तो एक तरह का तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एक चीज स्टेशनरी और एक ही चीज चल रही है, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों बॉडीज चल रही हो। समझ में आ रही? प्रॉब्लम कब आती है? जब दोनों चीजें चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसमें आपको समझा देता हूं कि हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं। आपको थोड़ा भी आइडिया है कि जब हमने ये क्लास शुरू करी थी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, और अब क्या हम कहीं ट्रेवल किए हैं? हम नहीं ट्रेवल किए, क्योंकि मैं भी यहीं बैठा था, आप भी यहीं बैठे थे, तो हमें क्या फीलिंग आ रहा है कि हमने कोई ट्रैवलिंग नहीं करी। बट आपको पता है कि हम धरती के ऊपर रहते हैं और धरती बहुत तेजी से घूम रही है, और ऐसा सिर्फ घूम नहीं रही है, रोटेट नहीं कर रही है, अपने एक्सिस पे रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड। तो अर्थ की मूवमेंट पता है ना, ऐसे 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 हो रही है। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम सिर्फ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा सन यानी सोलर सिस्टम है, वो भी तो अपनी गैलेक्सी में घूम रही है, और जो हमारी गैलेक्सी है वो भी घूम रही है। तो अगर हम यूनिवर्स के रेफरेंस में देखें, तो जब हमने क्लास शुरू करी और जब मैं ये बात बोल रहा हूं, तो हम हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर आ चुके हैं उस ओरिजिनल पॉइंट से, लेकिन हमें फिलहाल कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी चल रहे हो और मैं भी चल रहा हूं। तो रिलेटिव स्पीड जो है वो हमारी 0 है, यानी मेरी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू योर स्पीड इज 0। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको अमेरिका जाना है, धरती घूम रही है, आप जमीन से कूदो तो हवा में चले जाओगे। जब आप तो हवा में हो, जमीन तो नीचे घूम रही है, तो नीचे घूमती हुई धरती जैसे अमेरिका नीचे है, कूद जाना, पहुंच जाएंगे अमेरिका। ऐसा एक्चुअली कर सकते हैं, इनफैक्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अर्थ के साथ घूम रहे हैं, तो जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो भी घूम रहा है। तो जब आप हवा में कूदते हो तो उस वक्त मोमेंटम होता है, जैसे कि आप बस में बैठे हो, चल रही है बस, ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ गिरते हो, क्यों? क्योंकि आपकी मूवमेंट भी बस के साथ चल रही है। बस तो रुक गई लेकिन आपकी बॉडी चल रही है। तो जब आप धरती से ऊपर एक कदम ऊपर कूदते हो, तो भी आप हवा में तो होते हो, लेकिन उस मोमेंटम की वजह से आप घूम रहे होते हो। अगर आप सफिशिएंट टाइम के लिए ऊपर रहोगे ना, तो नीचे से अर्थ घूम जाएगी। इसी को बोलते हैं स्पेस में जाना। अगर आप धरती से थोड़ा ऊपर चले जाओगे, जब धरती से कूदने का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना धरती गोल है, मैं कूदूंगा तो कहां गिरूंगा। इट इज एज गुड एज सेइंग मूविंग, दिस इज अर्थ मूविंग
ऊपर जाना। तो एक डिस्टेंस के ऊपर जब आप चले जाओगे तो ऊपर से आपको धरती घूमती हुई नजर आएगी, ठीक है। और फिर जब आ जाए अमेरिका या अंटार्कटिका जहां आपको जाना हो वेकेशन पे, तो नीचे कूद जाना। बट देन द कॉस्ट इज इन गोइंग टू द स्पेस एंड देन ड्रॉपिंग डाउन। ये भी अपने आप में कॉस्टली अफेयर है, नहीं तो सबसे सस्ता तो यही था, हवा में कूदो और बस भैया और क्या चक्कर है। और सस्ता मेरे को तो ऐसा फील आता है कि जो बुर्ज खलीफा है, मान लो सबसे ऊंची टावर है, उस पे से कूदो और पैराशूट खोल के हवा में लटकते रहो कुछ देर तक, तो अर्थ घूम तो रही होगी, कुछ तो मूवमेंट आएगी। जैसे ही कुछ इंडिया विंडिया आए, उतर जाओ नीचे, अपना पैराशूट बंद करो, जोर से गिरोगे नीचे, नीचे उतरते फिर खोल देना पैराशूट। So there were certain technologies which were used on this concept for traveling. ऐसे मॉस्को और पीटर्सबर्ग में भी ऐसे ही कुछ उन्होंने एक बनाया था कि भाई रशिया बहुत बड़ा देश है, कि यार यहाँ से वहां अपन जाते हैं तो बड़ा खर्चा होता है, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि भाई मतलब बिना खर्चे के, बिना इंजन के ट्रेवल करें। आपने एक मूवी देखी है, वो इंग्लिश की मूवी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें क्या होता है कि अर्थ के एक तरफ तो अमीर लोग रहते हैं, दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं, तो अर्थ के इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए कैप्सूल बनाया होता है। कौन सी मूवी है ना, कोर, कोर नहीं थी शायद, मे बी कोर। उसमें फिर उन्होंने ट्रेन भी बनाई। कैसे बनाई पता है? उन्होंने, अर्थ गोल है, तो अगर तुम अर्थ के अंदर ऐसे ऐसे रास्ता खींच दोगे, ऐसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, हर एक चीज सेंटर में खींचती है, तो अगर आपने एक रास्ता बनाया तो रास्ता ऐसे कर्वेचर सा बनेगा, तो जब आप ट्रेन यहाँ से चलाओगे तो अर्थ उसको नीचे पुल करेगा, तो उसकी वजह से ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी बहुत तेजी से, और उसी स्पीड से वो इतनी स्पीड से बढ़ जाएगी कि यहाँ तक निकल आएगी मोमेंटम से। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, अर्थ की सिर्फ फ्रिक्शन जो है ना, जो पहिए की और उसकी फ्रिक्शन है, उसको कम करना है। जापान में जो ट्रेन चलती हैं, कैसे चलती हैं? लेविटेशन टेक्निक से चलती हैं। वो हवा में उठ जाती हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उतनी स्पीड बन जाती है। ये सारी के सारे टेक्नोलॉजीज जो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड में। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये भी बनाया गया कि यार हमें इतनी दूर दूर ट्रेवल करना पड़ता है, अगर अपन रोड को चला दें तो काम नहीं चल जाएगा। मतलब हम जैसे दिल्ली में अगर आप देखो, वो T3 टर्मिनल पे जब आप जाओ तो एस्केलेटर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे चलते। एक तो एस्केलेटर ऊपर वाले होते हैं जो मॉल्स में लगे होते हैं, और एक एस्केलेटर ऐसे चलने हैं। तो अगर आप एस्केलेटर पे चल रहे हो और एस्केलेटर भी चल रहा है तो आप फास्ट फास्ट आगे चले जाते हो। तो अगर ऐसा कर दें कि एक एक पट्टी यहाँ बना देते हैं, इस एस्केलेटर की स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इसके बगल में एक एस्केलेटर और कर दें जिसकी 10 मीटर है, फिर 15, 20, 25। अब जब आप जमीन से इसके ऊपर चलोगे तो आप तो सिर्फ 5 की स्पीड से झटका लगेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड 5 हो जाएगी, फिर जब 5 वाले से 10 पे चलोगे तो भी आपको 5 का ही झटका लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर 0 से 5, 10 पे चलोगे तो बहुत जोर से गिर जाओगे, लेकिन 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 5 का झटका, ऐसे करते करते हाई स्पीड वाले पे चले जाओ ट्रैक पे, वो चलती जा रही है और आप क्या करो, एक स्टेप ऐसे ऐसे चलते जा रहे हो, और फिर जब रुकना हो फिर रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम मान लो हिसार से दिल्ली का चलाना है, तो अगर हम 10 ट्रैक बना दें ऐसे ऐसे पट्टी, जैसे वो बेल्ट होती है, कब सामान वाली बेल्ट होती है, ऐसे बेल्ट लगा दो, 5, 10, 15, 20 की बेल्ट लगा दो, आप 0 से 5 पे चलो, 5, फिर 5 से 10 पे 5, ऐसे ऐसे करके पहुंच जाओगे। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस आइडिया, द आइडिया ऑफ रिलेटिव स्पीड। ये सारी चीजें इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स इन एग्जामिनेशन वी मे नॉट बी रिक्वायर्ड, बट देन व्हाई वी आर स्टडीइंग, बिकॉज इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि हम यूनिवर्स में घूम रहे हैं, अगर हमें ये पता करना है कि हमारी स्पीड क्या है तो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोगों ने ट्रेन में तो जर्नी करी होगी सबने, कभी ऊपर वाली जो बर्थ पे बैठे हो? कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाली बर्थ पे बैठ के यही नहीं पता चलता हम चल भी रहे हैं या रुके हैं, और चल रहे हैं तो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ जाती है कई बार, क्योंकि ऊपर सब कुछ बंद होता है और नीचे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो कई बार ट्रेन रुकी होती है तो भी हमें फीलिंग आती है हम चल रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे से चल रहे होते हैं तो शरीर के जो सारे पुर्जे हैं उसको फीलिंग आती है हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, घर आने के बाद भी ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, मोमेंटम ऐसे ही होता है।
तो ट्रेन के ऊपर हमें नहीं पता चलता कि हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो अगर पता करना है कि हम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो नीचे देखना पड़ता है खिड़की से बाहर कि हाँ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों नहीं पता कि हम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम स्टेशनरी है, वो फिक्स है। आप ट्रेन में बैठे हो, मान लो ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है, आप ट्रेन में बॉल उछालो ऐसे करके, आपके हाथ में आएगी या मुंह पे लगेगी? हाथ में आ रही है, बट आइडियली वो हवा में थी, ट्रेन आगे गई तो मुंह पे लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हवा में भी मूवमेंट कर रही है, वो हवा में भी मोमेंटम चल रही है। तो जो ये जो फैलेसी आती है कई बार, अच्छा कई बार ये भी आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में हो, ठीक है, बगल में एक और ट्रेन है, आपकी ट्रेन तो रुकी हुई थी, वो ट्रेन चल रही थी, आपको लगा हाय राम मेरे पापा तो रह गए क्योंकि हमारी ट्रेन चल पड़ी। फिर जैसे ही आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो, फिर तसल्ली थी, हाँ कोई बात नहीं, हमारी ट्रेन नहीं चल रही है, साइड वाली ट्रेन चली, लेकिन चलती वो है। हमें क्या लगता है, हमारा, और एकदम रियल लगता है उसमें। अगर आप दूसरी तरफ ना देखो तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हमारी ट्रेन चली है या दूसरी। ये दिमाग को क्यों धोखा लगता है? ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यही रिलेटिव स्पीड है, यही कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है, इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दैट इज अ होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड। हम आकाश में हमारी स्पीड है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका एक आइडिया होता है कि हम एक बॉडी को स्टेशनरी मान लेते हैं। मान लो हमने अर्थ को स्टेशनरी मान लिया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि भाई जो बाकी के स्टार्स हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, मैंने शायद पूछा था क्लास में, अल्फा सेंचुरी। आपको ये कैसे पता चलता है कि कोई स्टार हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है? दिस कॉल्ड समथिंग कॉल्ड रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, सुना है? रेड शिफ्ट, जब उसकी कलर का रंग चेंज होता है ना ऑब्जर्वेशन में, अगर रेड कलर चेंज होता है, रेड की तरफ विब्ग्योर समझ रहे हो? पढ़ा होगा 7वीं 8वीं, बाईपास तो नहीं हो, सब पढ़ के आए होगे। हाँ, तो विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, रेड, वो होता है ना जो रेंज ऑफ कलर होती है। तो जब रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो जब स्टार हमसे दूर जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है, जो लाइट है ना उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो हमें ये पता चलता है कि वो दूर जा रहा है। और जब वो क्लोज आता है तो वो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, तो वॉयलेट की तरफ चला जाता है, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट बोलते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारे स्टार्स दूर जा रहे हैं या नजदीक आ रहे हैं। तो उस सबको पढ़ने के लिए ये सारी जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं, ये एक सिंपल फिलॉसफी पे बेस्ड है कि चूंकि सारी चीजें चल रही हैं, हमें ये नहीं पता भाई कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, कौन फास्ट है कौन नहीं है। इस सारे को समझने का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो ये कि इस किसी एक चीज की बॉडी की स्पीड हम 0 मानेंगे, हालांकि प्रैक्टिकली वो चल रही है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, वी नीड टू मेक श्योर दैट वन ऑफ द बॉडी इज स्टेशनरी। चूंकि हमने किसी एक बॉडी को स्टेशनरी माना है, तो उसका जो कंपनसेशन है, यानी कि एक्चुअली तो चल रही है और हमने क्या मान लिया, 0, तो उसका कंपनसेशन हमें दूसरे सामने वाले को करना पड़ेगा। यही जो अंडरस्टैंडिंग, इसी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा रिलेटिव स्पीड कहलाती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो समझते हैं इसको कैसे करना है। मान लेते हैं आप 2 दोस्त हो, आप हिसार में हैं, आप कोई फ्रेंड फरीदाबाद में है, और आप बहुत दिनों से मिले नहीं हो, आप दोनों के बीच में 200 किलोमीटर का गैप है। आप यहां से चले मिलने के लिए, वो यहां से चली मिलने के लिए। अब तुम वो जो लॉ पास हुआ उसका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हो क्या? कौन सा था सेक्शन? अरे चल, 370, दैट वाज आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं तो लेस्बियंस और सेम जेंडर मैरिज एक्सेप्टेंस की बात कर रहा था, इसीलिए तुम कह रहे हो था भी हो सकता है, मैंने कहा उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है क्या? एनीवे, इवन दैट्स ऑल राइट, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, बट एनीवे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक समझाना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं आप 20 की स्पीड से मिलना चाहते हैं, आप इधर चल रहे हैं और वो 30 की स्पीड से मिलना चाहता है, आपकी बात रखते हैं, ठीक है, आपसे मिलना चाहता है। अब सवाल ये है कि आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक रास्ता है, तो ये तो कंफर्म है कि आपकी मुलाकात होएगी ही होएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपकी मुलाकात कितनी देर में होएगी और कहां पर होएगी।
सो दीज आर टू क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड कि कहाँ पे होगी और कितनी देर में होगी। अब हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे होएगा, और फिर हम इसको मैथमेटिकली करेंगे कि इसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। 1 घंटे में आप कहाँ तक पहुंचोगे? आप 20 किलोमीटर आगे पहुंचोगे, और वो कहाँ पहुंचेंगे? ठीक, 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में क्या होगा? आप 20 और चलोगे और वो 30 और चलोगे। ठीक, अगले 1 घंटे में क्या होगा? आप 20 और चलोगे, वो 30 और चलोगे। अगले 1 घंटे में क्या होगा? आप 20 और चलोगे और वो 30 और चलोगे। क्या नहीं से मुलाकात हो जाएगी? तो आप चले पहले घंटे में 20 और वो 30, तो दिस इज यू, एंड उसको क्या लिखें? जेड। चलो, तो आप 20 चले तो वो 30, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया फिर पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में। सेकेंड आवर में क्या हुआ? फिर आप 20 चले, वो 30 चले, तो अगला 50 कवर हो गया। ठीक है, फिर तीसरे घंटे में क्या हुआ? आप 20 चले, अगला 50 हो गया। फिर अगले चौथे घंटे में क्या हुआ? आप 20 चले, वो 30 चले, तो कितना हो गया? 200 किलोमीटर कवर करना था, तो कितने घंटे लगे? बेसिकली 4 घंटे लगे। अगर हम हिसार के रेफरेंस से देखें तो हिसार से कितनी दूरी पे मुलाकात हुई? ये हिसार था 80 किलोमीटर, और अगर फरीदाबाद के रेफरेंस से देखें तो 120 किलोमीटर। तो आप यानी जो हिसार से चल रहा है, दे कवर्ड 80 किलोमीटर्स एंड दे हैव कवर्ड 120, तो दोनों को मिला के 200 किलोमीटर कवर हो गया। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि दोनों के बीच में गैप है, आप भी चले, वो भी चला, आप भी चले, ऐसे 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 करके मुलाकात हो गई। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत आसान क्वेश्चन है, और हम फिर भी ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, ऐसे एग्जाम में करना कोई सेंस नहीं बनती। हालांकि आंसर हमें पता लग गया, हिसार के रेफरेंस से 80 किलोमीटर, फरीदाबाद के रेफरेंस से 120 किलोमीटर, और मुलाकात होगी 4 घंटे बाद। बट हाउ डू वी प्रैक्टिकली अप्रोच इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड? अगर इसी आइडिया को हम रिलेटिव स्पीड से समझना चाहें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये हिसार है, ये मान लो फरीदाबाद, ये 20 से और ये 30 से। इसमें कोई भी बंदा दूसरे को कहता, मान ले तुमने हिसार वाले ने फरीदाबाद वाले को बोला, भाई ऐसा है, तू रुक जा, मैं ही आ रहा हूं, तो मत कर, कुछ मत कर, तो इंतजार कर, मैं आता हूं। तो इंतजार कर मतलब इसकी स्पीड 0 हो गई। लेकिन ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि तुम इंतजार, तो इसका भी काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो अपना जो 20 किलोमीटर तो तुम चल रहे थे, उसका वाला भी तो 20 चलोगे ही चलोगे। होता है ना कॉलेज में, चल कोई नहीं मैं तेरे नोट्स पूरे कर दूंगा, तो अपना काम तो करना ही, उसका भी तो करना है, तभी तो काम पूरा होएगा। तो अब इसकी स्पीड 0 और इसकी स्पीड 50, इसमें स्पीड हमने क्या कर दी? जोड़ दी। इस स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड के नाम से जानते हैं, इसको 20 + 30। अब प्रैक्टिकली ये यहां पे है, स्पीड कितनी हो गई? 50। डिस्टेंस कितना कवर करना है? वो तो 200 ही करना है। अब हमारी स्पीड आ गई, हमारा डिस्टेंस आ गया। हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था और स्पीड कितनी है? 50। कितने घंटे बाद मुलाकात होगी? 4 घंटे बाद। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 घंटे मुलाकात। अब सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है कि वो दूसरा वाला बंदा नहीं चल रहा है, इन रियलिटी वो भी चल रहा है और आप भी चल रहे हो। तो उस केस में अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय h मान लेते हैं। तो अब जो h वाला बंदा है उसने कितना, अब ये क्वेश्चन ये कि कितनी दूरी पे मुलाकात हुई, तो अगर हम h के रेफरेंस से लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ h निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ h, इसकी स्पीड कितनी है एक्चुअली? 20, और कितनी देर तक चला? 4 घंटे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता ही है, तो कितना आ जाएगा? 80। और df, ये कितना है स्पीड इसकी? 30, और कितनी देर तक? ये जो हमने ऐसे मैकेनिकली निकाला था वो हमारा इस फॉर्मूले से आंसर आता है। इसका मतलब क्या है? whenever two bodies are moving in the opposite direction, the speed will always be added. Whenever two bodies are moving in the opposite direction, the speed is always added. अच्छा, मान लेते हैं अगर क्रॉस करने के बाद ऐसे चले गए, फिर मान लो दोनों ने क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद दोनों के बीच में गैप बनेगा, इस केस में क्या होगा? स्पीड ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी? अभी भी ऐड होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अभी क्या है? डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मान लो ऐसे, अभी क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और उसके बाद मान लो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में
क्रिएट हो रहा है, लेकिन दोनों का जो क्रिएशन है दोनों मिलके कर रहे हैं, तो दोनों के इसमें स्पीड क्या होगी, add. So what you have to understand, whenever two bodies are moving in the opposite direction, the speed will certainly be added no matter what. यहां तक समझ में आ रही बात? अब इसी केस में अगर हम, अभी तो 2 पॉइंट्स थी ना, 2 बॉडीज मूव कर रही थी, अगर अपन 2 ट्रेन्स को मूव कराएं, अगर मेरा जो सेम क्वेश्चन है वो अगर हम ट्रेन्स पे ले लें, मान लेते हैं एक ट्रेन मेरी ऐसे चल रही है, दूसरी ट्रेन मेरी ऐसे चल रही है, इसकी लेंथ 200 मीटर है मान लेते हैं, इसकी लेंथ 300 मीटर है मान लेते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब सिचुएशन क्या है, ऐसे दोनों चल रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे क्रॉस करेंगी, क्या अभी ट्रेन की क्रॉसिंग चालू है, अब चालू है, अब जब ये आ जाएंगे तब चालू, यानी अगर इसके बीच में कोई गैप है तो इसका कोई लेना देना है, इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी क्रॉसिंग चालू नहीं हुई, तो क्रॉसिंग चालू तब होगी जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने आएंगी। अब ऐसे अभी भी चालू है, 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 अब जाके खत्म हुई, समझ में आ रही? तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी हमारी, स्पीड कितनी बनेगी, 3 + 2, क्यों, ऑपोजिट। डिस्टेंस कितना कवर करना है इस केस में, 500, हमेशा लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो कितना डिस्टेंस है, 200 + 300, तो टाइम कैसे निकलेगा, 500/5 विच इज, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा मान लेते हैं मैंने कहा इन दोनों के बीच में 50 मीटर्स का गैप था और कुछ नहीं बताया हुआ, तो बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, सेम, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क है ना, क्योंकि क्रॉसिंग तब मानी जाएगी जब वो दोनों ट्रेन सामने आएंगे। अच्छा मान लो मैं बोल रहा हूं कि इस वक्त 1:30 हो रहे हैं, इस वक्त 1:30, बताओ कितने बजे दोनों ट्रेन क्रॉस करेंगी, अब डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, 50, हाँ, क्योंकि अब जब ये ट्रेन यहां पहुंचेगी और ये ट्रेन यहां पहुंचेगी तो भी टाइम चल रहा है, इस केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 + 50 + 300, और जो टाइम रिलेटिव स्पीड बनेगी वो मेरी बनेगी 3 + 2, तो जो टाइम बनेगा वो ये बनेगा विच इज 550 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 110 सेकेंड्स, है ना, सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा ये 1 मिनट 50 सेकेंड, यानी कि 131.50 PM पे ट्रेन पास करेगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझे? तो पॉइंट ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट, कहां हमें लेना है और कहां हमें नहीं लेना, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा ऐड होगी। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें, चलो कोट कर लो, नोट कर लो, अच्छा अब मान लेते हैं, अब नॉर्मली ये चोर पुलिस वाला एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई, चलो पहले मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, फिर हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स से वी स्टार्टेड आवर क्लास एट 12, जैसे ही आपने क्लास शुरू करी, आप अपनी बाइक गाड़ी बाहर खड़ी करके आए थे, आपका कोई पुराना दोस्त उसको घुमाने के लिए ले गया। हाँ जी यश बताओ क्या मिस हुआ, कब से गया था? सर बस जब वो लिख रहे थे तब ट्रेन वाला हो गया, बस आप अच्छा क्वेश्चन तैयार थे। ठीक है, हाँ स्क्रीन शेयर कर देना सर। हाँ हाँ हाँ, चलो एक सेकेंड।
ठीक है, आ गया? यस सर। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि मान लेते हैं आपने स्पीड गवर्नर लगा रखा है और वो 60 की स्पीड से जा सकता है मैक्सिमम। आप जब 2 बजे आपको पता चला, आप नीचे गए, आपने देखा कि भैया कोई तो घुमाने के लिए ले गया और आप उसके पीछे भागे, क्योंकि आपको आइडिया था कि कौन ले गया और कहाँ ले गया होगा, पहले आप भी यही किया करते थे। तो आप उसके पीछे भागे और आप उसके पीछे भागे मान लेते हैं 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ठीक, तो क्या आप उसको पकड़ लोगे? एज्यूमिंग कि आपको पता है कहाँ भाग रहा है, आप उसको पकड़ लोगे। अब एक सवाल ये बनता है कि आप उसको कब पकड़ोगे, यानी कितने बजे पकड़ोगे और कितनी दूरी पे पकड़ोगे। नाउ दीज आर 2 क्वेश्चंस दैट इज वंस अगेन रिक्वायर्ड। तो हम इसको एक बार मैनुअली समझते हैं कि भाई एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, और फिर हम उसको देखेंगे कि भाई मैथमेटिकली अगर हम इसको करना है तो सिंप्लीफाई करके हम कैसे कर सकते हैं। नाउ जब 2 बजे तक जब आपको पता चला, तब तक वो कितनी दूर जा चुका होगा? यानी जब 2 बज रहे थे, जब 2 o'clock हो रहा था, तो वो कितनी आगे चला गया था? 120 किलोमीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और 2 बजे आप भागे, जब आपने उसका पीछा करना शुरू किया तो आप यहाँ पे पोजीशन रही होगी, यही बात है। अगले 1 घंटे में वो कितनी आगे भागेगा? 3 बजे वो कहाँ पे होगा? 60 और भाग के 180 पे पहुंचेगा। और 3 बजे आप कहाँ पे होगे? आप 3 बजे सिर्फ 80 पे होगे। समझ में आ रही बात? फिर 4 बजे वो कहाँ पे होगा? 240 पे। और आप कहाँ पे होगे 4 बजे? आप करीब यहाँ पे होगे 160, है ना? उसके बाद फिर 5 बजे चोर कहाँ पे होगा? और तो आप कहाँ पे होगे? हैं? हाँ, ये रुक जा, आप 240 पे पहुंच जाएंगे। अब 6 बजे चोर कहाँ होगा, या जो भी आपकी बाइक ले गए हैं? 360। और आप कहाँ पे होगे? 320 पे। आपको नजर आ रहा है कि आप उसके पास पहुंचते जा रहे हो? दिख गया? 7 बजे 420 पे आप कहाँ पे होगे? आप पहुंचोगे 400। अब तो बस नजर ही आ रहा है कि तू रुक जा भाई। 8 बजे कहाँ होएगा सिचुएशन, वो कहाँ पहुंचेगा? 480। और आप कहाँ पे होगे? 480। पकड़ लोगे आप? पकड़ लिया उसको? अब कितने बजे पकड़ा आपने? 8। और कितनी दूरी पे पकड़ा? 400। ठीक है। अब हो क्या रहा है इन रियलिटी? ये हो क्या रहा है, सिचुएशन ये है कि जब 2 बजे आपको पता चला तो वो आगे था, मान लेते हैं चश्मा, वो आगे था, आप पीछे हो। अब वो भी भाग रहा है और आप भी भाग रहे हो, ठीक है? वो भी भाग रहा है लेकिन आप तेज भाग रहे हो। तो अभी जो गैप है वो कितना है, मान लेते हैं ये गैप कितना है? 120 का है। वो भी भाग रहा है, आप भी भाग रहे हो। ये ऐसे भागते 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 गैप कम होता जाएगा। ऐसे 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 किसी दूरी पे जाके ढप्पू कर दोगे आप उसको, है ना? ऐसे ही होगा। तो मतलब देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप। आप भी जा रहे हो, वो मूविंग मूविंग, दिस गैप इज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, कहीं पे जाके आप उसको पकड़ लेते हो। ठीक है, एक्चुअली हमने यही किया कि देयर वाज अ गैप, 1 घंटे बाद ऐसा, फिर 1 घंटे बाद ऐसा, सिचुएशन देखते 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 उसको आपने पकड़ लिया ना। ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि भाई अगर ये थोड़ा और टाइम होता तो कितना भगाते और कितनी वैल्यूज हम डालते। तो हम इसी आइडिया को अगर हम सॉल्व करना चाहें कि भाई रिलेटिव स्पीड से सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको कैसे एड्रेस करेंगे, इस आइडिया को हम कैसे समझेंगे? देखिए सिचुएशन ऐसी है कि मान लेते हैं 12 बजे सिचुएशन, यहां से 12 बजे 2 बजे वो यहां था 120 किलोमीटर पे, ठीक है? ये 2 o'clock की पोजीशन है और आप 2 बजे यहीं पे खड़े थे। लेकिन ये जो भाग रहा है इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर/आवर। आप उसको चेस कर रहे हो कितनी स्पीड से? ठीक है, अब आप इसको क्या बोलते हो? भाई देख ऐसा है, मैं तेज भाग रहा हूं, मैं तो तेरे को पकड़ तो लूंगा ही मैं, तो तू क्यों भाग रहा है? मैं तो भाग, तू रुक जा, तेरी स्पीड 0 कर ले तू। क्योंकि तूने 0 कर लिया, मैं तेरे को धीरे धीरे प्यार से पकड़ूंगा। समझ में आ रहा है क्यों?
क्योंकि भाई तूने मेरे लिए कुछ सेक्रीफाइस किया। क्या सेक्रीफाइस किया? 60 की स्पीड, तो मैं भी 60 कम से ही भागूंगा। समझ में आ रही बात कि भाई तूने अपने 60 स्पीड कम कर दी, तो मैं भी तेरी 60 स्पीड उसकी एवज में कम कर दूंगा। क्योंकि अगर वो 60 से भागता और तुम 60 से भागते तो क्या उसको कभी भी पकड़ पाते? आप उसको सिर्फ पकड़ इसलिए पा रहे हो क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्पीड है सिर्फ उसकी वजह से पकड़ पा रहे हो। तो इस केस में वो नहीं भाग रहा, उसकी स्पीड हमने क्या मान ली? 0। बट उसकी एवज में आपको क्या करना पड़ा? धीरे धीरे पकड़ना पड़ा। यानी उसने अपनी स्पीड 60 कम करी तो आपको भी अपनी स्पीड 60 कम करनी पड़ी। तो आपकी अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? डिस्टेंस कितना पकड़ना है आपने? क्योंकि भाग तो नया ही नहीं है। क्या वो भाग रहा है? डिस्टेंस फिक्स हो गई। तो टाइम कितना हो जाएगा? ये 6 घंटे कब के हैं? जब आपने भागना शुरू किया तभी तो पकड़ना शुरू किया। तो आपने भागना कब शुरू किया? तो 2 बजे के बाद 8 बजे कितने होते हैं? 8 बजे आप उसको पकड़ लोगे। ठीक है। अब अगर आप अपना डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपकी स्पीड कितनी है? 80। प्रैक्टिकली तो आप 80 से कितने देर तक भाग रहे हो आप? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप? और अगर आप चोर की बात कर रहे हो, उसकी स्पीड कितनी है? पर वो कितनी देर तक भाग रहा है? 8 घंटे। तो डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना, जितना आपने भागा उतना भागा, तभी तो आप उसको पकड़ पाओगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो जो गैप है, तो whenever two bodies are moving in the same direction, the speed is subtracted। ठीक है। अब ऐसे ही कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक पुलिस ने चोर को देखा, 100 मीटर दूरी पे देखा और विसल करते हुए उसके पीछे भागा। चोर भी भागा, पुलिस भी भागा। चोर भागा 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, पुलिस भागा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो क्वेश्चन ये पूछेगा भाई कितनी देर में पकड़ेगा और कितनी दूरी पे पकड़ेगा। तो मोर और लेस द आंसर इज सेम। समझ में आ रही बात? ओके। अब मैं इसमें एक कैट का ट्विस्ट डालता हूं। ये अब आपका पाला पड़ गया नए चोर से। ठीक। अब आपको पता नहीं है कि वो कहां भागेगा। ठीक है। बाकी सारी कहानी यही है, बस आपको ये नहीं पता कि वो भागेगा कहां। तो आपने क्या किया? आपने यहां पे एक अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपको आइडिया था कुछ कुछ, तो आपने सेफ्टी के लिए यहां पे एक डॉगी रखा है। ठीक है। और जब आप 2 बजे पहुंचते हो नीचे, तो चोर 120, वो सब सेम है, आपकी स्पीड सेम है, थीफ की स्पीड सेम है। तो थीफ की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। आप जो चेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ पे भागना है, तो जो डॉगी है ना, जब आप 2 बजे आते हो तो आपको रास्ता बता देता है कि जो इधर भागा है, तो आप करेक्ट डायरेक्शन में भागने लगते हो। बट वो आगे मुड़ सकता है। तो आप यहाँ 60 से भाग रहे हो और आपका जो डॉगी है ना, वो मतलब सुपर डॉग, मस्त डॉग है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ठीक है। तो जब आपको 2 बजे पता चला तो चोर आगे भागा, ये डॉगी भाग के जाता है, उसको देखता है कहाँ गया। समझ में आ रहा है? फिर देखता है, फिर आपको वापस आके बताता है। तब तक आप आगे आ जाते हो थोड़ा सा, और चोर इधर चला जाता है। फिर आपको बताता है, डायरेक्शन पता लगी, फिर भाग के जाता है। फिर देखता है चोर कहाँ पे है, जो फास्ट है ना, फटफट भाग के आके जाता है। फिर आपको ऐसे बताता है, ऐसे ऐसे बेचारा भागता रहता है, आपको बताता रहता है, जब तक आप उसको पकड़ नहीं लेते। समझ में आ रही बात?
क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता, वो भागेगा वापिस से। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप चोर को पकड़ोगे तब तक डॉगी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? करो सॉल्व, मैं पानी लेके आता हूँ, थोड़ा गला बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? जब तक आपने उसको पकड़ा नहीं डॉगी भाग रहा है, क्वेश्चन ये कितनी डिस्टेंस डॉग ने कवर किया।
नाउ देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है सर। हाँ बोलो सर 2400 किलोमीटर आएगा है। हाँ 2400 2400 कैसे? सर भागेगा तो वो भी तो 6 घंटे ही। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। नाउ देखिए, इस चूंकि डॉग भाग रहा है तो आपको डायरेक्शन तो पता ही है। अल्टीमेटली आप कितनी देर में पकड़ लोगे उसको? 6 घंटे में। वही भाई, रास्ता पहले पता था, अब ये बता रहा है, सारी कहानी सेम है। तो आप उसको, जो डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड है वो 120 है, और ये 20 है, तो टी, तो टी क्या है, 6 आ जाएगा। 6 घंटे में पकड़ लोगे। अब मुझे बताओ 6 घंटे तक ये डॉगी कर क्या रहा है, किस स्पीड से भाग रहा है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है? 400। कितनी देर तक भागा, कितने डिस्टेंस कवर करेगा? हो गया आंसर। भाई डिस्टेंस है ना, ये थोड़ी ना है कि भाई भाई ऐसे भागे ऐसे भागे। तो डिस्टेंस तो करेगा ना। मैं कहूंगा अच्छा तुम घर से, अपने घर भाग के जाओ और फिर भाग के आना, मैं कहूंगा कहाँ भागे, 0 ही तो, यही तो थे। बट प्रैक्टिकली आप 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर आए तो 20 तो हुआ। तो डॉग ऐसे भागे ऐसे भागे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, भाग तो रहा है, डिस्टेंस तो यही है। तो देखने में कितना कॉम्प्लेक्स है। सर ये होता है डॉग कितनी देर में पकड़ता है, फिर इसका कैसे निकालता है माइनस करके? कितनी देर में पकड़ता? हाँ 340 तो फिर सर सेकंडों में, वो मिनट में आता है ना? हाँ फिर तो वो 120 रिलेटिव स्पीड आ जाती है अपनी, बस खत्म बात। 400 माइनस 180, 60 हाँ 400 60 होगा। माइनस 6, हाँ 400 माइनस 60 इंटू टी, बस। वो तो फिर तो इमिडिएटली पकड़ लेता है, उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। तो डिस्टेंस इन था, जब आप 2 बजे गए, 2 बजे आप जब गए तब तक वो भाग चुका होगा ना आगे, ये वो था, वो यहाँ था, बस इसका ही मतलब है। 6 घंटे में डॉग 6 घंटे तक भाग रहा है, वो पकड़ नहीं रहा है, वो तो जाके उसके पास तक जा रहा है, देख रहा है, फिर वापस आ जा रहा है सूंघ के वापस। रास्ता दिखाना है ना, पकड़ोगे तो आप ही। ऐसे ही एक एग्जाम का क्वेश्चन था, उसमें ऐसे मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी सी डाल देते हैं, बट होता कुछ नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट एग्जाम क्वेश्चन ही है कि एक पटरी थी, ट्रैक था, और एक ट्रेन इस पे चल रही थी और दूसरी ट्रेन भी इसी पे चल रही थी, उसको पता नहीं था। दोनों के बीच में गैप था 400 किलोमीटर का। इस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर इधर, और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वो क्वेश्चन में था कि देयर वाज अ पैरट, एक बर्ड था, उसको पता चल गया कि भाई दोनों एक ही ट्रेन पटरी पे है। तो वो पहले वाले ड्राइवर को बताता है, यहाँ पे बर्ड बताता है कि भाई सामने दूसरी ट्रेन है। हाँ तो उसको समझ नहीं आता है, लेकिन ठीक है, तो उस ड्राइवर को समझ नहीं आता है, तो ट्रेन वो इतना चलाता रहता है ऐसे इधर। तो बर्ड क्या करता है, उस ट्रेन से उड़ के जाके इस ट्रेन के पास पहुंचता है, तब तक ये आगे आ चुकी होती है। उसको बताता है ड्राइवर को, ठीक है, कि भाई ट्रैक पे है। उसको समझ नहीं आता, फिर सोचता है यार वापस समझाता हूँ इसको, इसको समझाता है, फिर इसको समझाता है, बेचारा समझाता रहता है ऐसे 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 ऐसे, तब लेता है, उसको समझ नहीं आता ड्राइवर को। अब क्वेश्चन ये था कि जब जब बर्ड बेचारे शहीदी दिवस आया, तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था?
पैरेट की स्पीड नहीं दी सर? 400 किलोमीटर पर आवर। पैरेट सुपर पैरेट है अपना भाई। अच्छा अच्छा, हाँ 400 into 4 हो जाएगा 1600। बिल्कुल, समझ में आ रहा है? बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैरेट बिफोर इट sacrificed itself? 1600। सेम ट्रैक पे भिड़ेंगी दोनों ट्रेनें, कितने टाइम में भिड़ेंगी? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 400। स्पीड कैसे ले? रिलेटिव। माइनस क्यों लेगी भाई? ऑपोजिट है ना, तो 400 अपॉन 100। तो दोनों ट्रेन कितनी देर में टकराएंगी? 4 घंटे में। 4 घंटे तक वर्ल्ड क्या कर रहा है? उड़ रहा है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 400। टाइम कितना है? 4। समझने की बात है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बट देन हो जाएगा ऐसे। सर ये कैट में नहीं होगा क्योंकि इकट्ठा आएगा फिर सब कुछ है? बेसिक। कैट में बेसिक याद नहीं रहते बस। हाँ, अभी तो आसान लग रहा है, जब उस एग्जाम में होता है तो बोलते हैं यार ऐसे कैसे ऐसे कैसे। कुछ साल पहले का एक और कैट का क्वेश्चन बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये था, ये तो बहुत पहले का है, मतलब 8-10 साल पुराना है। जो भी मैं पूछ रहा हूँ वो 3-4 साल पुराना टाइप में है। उसमें बोलता है कि एक टनल थी, ठीक है, यहाँ पे एक टनल थी, ठीक है। इस टनल की 3/8 डिस्टेंस पे, समझ में आ रहा है, एक बिल्ली थी, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्ली थी, कुछ ऐसे बन जाएगी बिल्ली, चिड़िया बन गई है, समझ गए तुम। कैट थी एक, मान लो कैट थी, ठीक है। और कहीं से एक ट्रेन आ रही थी, दूर से ट्रेन आ रही होगी, ये इंजन था उसका। ट्रेन जो आ रही थी वो सीटी देते हुए आ रही थी, ठीक है। तो बिल्ली को पता लग गया भाई ट्रेन आ रही है इस ट्रैक पे, समझ में आया, टनल है, ट्रैक है ये। तो बिल्ली ने भागना शुरू किया। तो जब बिल्ली इधर भागती है ना, ऐसे इधर भागने लगी, तो जो ट्रेन है ना, जितनी देर में बिल्ली यहां पहुंची, ट्रेन यहां पहुंच गई, मार दिया बेचारी को, ठीक है। तो अगले जन्म में बिल्ली सोचती इधर भागूंगी, समझ में आ रहा है, दिल बिल्ली इधर भागी, ट्रेन वही थी, मतलब सब सिचुएशन सेम है। पर क्या है, ट्रेन ने इसको इधर पकड़ लिया, बी पे। मान लो ये डायरेक्शन ए है, ये बी है, समझ में आ रहा है। तो एक ट्रेन, एक लेंथ है जिसकी 3/8 डिस्टेंस पे बिल्ली है, यानी अगर 8 किलोमीटर की टनल है तो 3 किलोमीटर पे इस तरफ से एक ही डिफरेंस में बिल्ली है। तो जब बिल्ली इधर भागती है तो ट्रेन इसको ए पे पकड़ लेती है, और जब बिल्ली बी की तरफ भागती है तो जो ट्रेन है वो उसको बी पे पकड़ लेती है। क्वेश्चन था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कैट? आपको रेशियो निकालना है ना, स्पीड ऑफ कुछ भी निकाल लो और कुछ नहीं दिया हुआ ट्रेन कितनी दूरी पे भी नहीं पता हमें, एग्जैक्ट लेंथ भी नहीं पता। मैं वो देख लूं, एग्जैक्ट डेटा यही था ना। यही था एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट क्वेश्चन, फिगर मैंने बस बना दिया एक्स्ट्रा। अंग्रेजी में लिखा हुआ था, देयर वाज अ कैट इन अ टनल AB. The cat was present at 3/8 the distance from point A in the tunnel. A train approaches the tunnel and the cat runs. When the cat runs towards tunnel A,
the train catches the cat at the entrance point of A. If the cat runs towards B, the train catches the train at the exit of B. What is the ratio of the speed of the train to that of cat, या ratio of speed of cat to the train? कुछ ऐसा, या तो कैट पहले था ट्रेन बाद, एक ही बात है, जो कुछ ऐसा क्वेश्चन था। बहुत ही बढ़िया एलिगेंट क्वेश्चन है ये। अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे करेंगे तो दिमाग का दही बन जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इसको सॉल्व करने का। ऐसे होता है सॉल्व। है एक्चुअली तो करेगा ही। लेकिन ये सेम है कि भाई हम जिस पॉइंट पे भी ट्रेन को मानेंगे, ठीक है, तो जब बिल्ली इधर भागेगी तो भी वहीं ट्रेन को वहीं मानेंगे, और जब बिल्ली इधर भागेगी तो भी हम ट्रेन की पॉइंट वहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? इसको ऐसे समझते हैं, देखो ट्रेन 3/8 पे है, यानी अगर मैं इधर से इधर 3 किलोमीटर मान लूं तो इधर से इधर 5 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता नहीं ट्रेन का इंजन कहाँ है, ट्रेन का पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि जितनी देर में बिल्ली 3 किलोमीटर भागेगी उतनी देर में इंजन जहां पर भी है वो यहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात? जितनी देर में बिल्ली कितना भाग रही है, 3 किलोमीटर भागेगी, उतनी देर में ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं बिल्ली इधर भागने की बजाय इधर भाग रही है, और हमें यह पता है कि जब एंड पे पहुंचती है तो ट्रेन इसको पकड़ लेती है, यही पता है। अच्छा, मान लो जब बिल्ली यहां 3 किलोमीटर पे होगी, भाई इधर से इधर 3 भागे तो ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी। अगर बिल्ली इधर से इधर 3 किलोमीटर भागे तो भी तो ट्रेन तो यहीं पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? कहीं भी भागे बिल्ली, जितने टाइम में बिल्ली 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी उतने टाइम में ट्रेन एंट्रेंस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। समझ में आ रही बात? तो मान लेते हैं बिल्ली यहां पहुंच गई, तो ट्रेन कहां पहुंच गई? एंट्रेंस पे। अब बिल्ली को और कितना भागना है इधर? 2। और अगर ट्रेन इसको पकड़ना चाहती है तो ट्रेन को कितना भागना है? उतने ही टाइम में। टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो सेम एज डिस्टेंस का रेशियो। स्पीड का रेशियो, स्पीड ऑफ कैट बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इज सेम एज डिस्टेंस बाय कैट बाय डिस्टेंस बाय ट्रेन, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए, कट जाएगा ना। कैट ने कितनी दूरी कवर करनी है? 2। तो ट्रेन ने कितनी करनी है? ये आंसर है। अगर बिल्ली की स्पीड 1 है तो कैट की 4 है, या मतलब ट्रेन की 4 है ऑब्वियसली। नाउ दिस इज 1:4। दिस इज ए गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, दिमाग सही लगता है। कई बच्चे इसमें डिस्टेंस ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस आधा पौना घंटा लगा देते हैं, निकल तो जाता है। उसको डिस्टेंस मान लोगे, उसको x मान लोगे, d-x मान लोगे, निकलेगा, ऐसा नहीं है, बट बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत ही अच्छा है कि 3 किलोमीटर जब तक बिल्ली इधर भागेगी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो 3 इधर भागे या 3 इधर भागे, ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अब बिल्ली ने सिर्फ 2 किलोमीटर कवर करना है और ट्रेन ने 8। तो समझ में आ रहा है? तो जितने टाइम में बिल्ली 2 कवर करेगी ट्रेन 8 कवर करेगी, तो स्पीड हो गया सेम। स्पीड का रेशियो सेम एज डिस्टेंस का रेशियो, टाइम इज कांस्टेंट। तो 4:8, 1:2। तो ये हमारा रिलेटिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई एक ट्रेन चल रही है, 5 मीटर पीछे बस है, 10 सेकंड के बाद वो 2 मीटर आगे हो गई, ऐसे स्पीड निकालनी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पकड़ना होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन में वो ओवरटेक भी करना होता है।
ऐसे कोई धुंध के क्वेश्चन होते हैं, धुंध था तो इतनी देर तक दिखा, उसके बाद नहीं दिखा। लेकिन फंडामेंटली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि व्हेन एवर टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस, द स्पीड विल बी subtracted, and whenever they are moving in the opposite direction the speed will be added. ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दो ट्रेन को ओवरटेक कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसा होता है ना कई बार, आप ट्रेन में बैठ रहे हो, जब सामने से ट्रेन गुजरती है और सामने वाली ट्रेन को देखते हो तो कैसा नजर आता है? ऐसे लगता है ट्रेन खड़ोड़ आ गई। और कई बार जब आपकी ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है तो फिर कैसा लगता है? धीरे 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 टिक 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 टिक, ऐसे देखा है कभी बैठ के? तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी नहीं करेगी? करेगी, कितनी देर में करेगी? हम्म सर वो 9 मीटर है क्या? ठीक है, ये 200 मीटर है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है। कैसे करोगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना लेना है? 300 प्लस 200। स्पीड कितनी लेनी है? 5 माइनस 3, बस। बस और कुछ नहीं करना। ऑपोजिट होता तो स्पीड ऐड हो जाती। आ रही बात समझ में? रिलेटिव पे कर पाओगे अब क्वेश्चंस कुछ कुछ? ठीक है, ओके। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये था, ये एक टनल है, ठीक है। बिल्ली इस टनल के 3/8 डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट ए एंड ए और बी, मान लेते हैं ए एंट्री है, बी एग्जिट है। 3/8 डिस्टेंस पे, इसका मतलब है टोटल 8 किलोमीटर है। अगर होती तो बिल्ली जो है 3 किलोमीटर दूरी पे होती, इसका ही मतलब है। तो अगर 3 किलोमीटर इधर है और टोटल ट्रेन 8 किलोमीटर है तो यहां से यहाँ कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आती है? अब ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कहीं से एक ट्रेन आ रही है, जब बिल्ली ए की तरफ भागती है तो ट्रेन इसको ए पे पकड़ लेती है, और जब बिल्ली बी की तरफ भागती है तब भी इस ट्रेन इसको बी पे पकड़ लेती है। अब ट्रेन कहां से आ रही है हमें पता नहीं है, ये क्वेश्चन है। फिर बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कैट एंड ट्रेन। तो मैंने ये कहा कि देखो, जब बिल्ली ए की तरफ भागती है यानी 3 किलोमीटर भागती है तब ट्रेन यहां पहुंच जाती है। तो चाहे बिल्ली यहां भागे 3 किलोमीटर या यहां भागे 3 किलोमीटर, ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि बिल्ली इधर भागी 3 किलोमीटर और ट्रेन कहां पे आ गई? एंट्री पे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बिल्ली बी पे एग्जिट करेगी तो ट्रेन इसको पकड़ लेगी। इसका मतलब बिल्ली को कितना भागना है और ट्रेन को कितना भागना है पकड़ने के लिए? 8। तो जो डिस्टेंस कैट ने कवर करना है वो है 2 किलोमीटर, और डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर करना है वो है, लेकिन टाइम तो सेम ही है ना, उसी टाइम में करना है ना। तो जब टाइम सेम होता है तो मान लो डिस्टेंस अपॉन कैट इज 2 किलोमीटर, मान लेते टी टाइम में पहुंचेगी डी डिस्टेंस, और डिस्टेंस बाय ट्रेन जो है वो 8 है। कितने टाइम में? सेम टाइम में। तो अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूं, टी से टी कट जाएगा। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड की रेशियो स्पीड ऑफ कैट अपॉन 1:4 आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? इसके बाद हम आते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे। किस कॉन्सेप्ट पे?
स्ट्रीम क्या होता है? झरना, बहता हुआ पानी को स्ट्रीम बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में पानी बहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। झरना ऊपर से नीचे बहता है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उसकी ऑपोजिट साइड को बोलते हैं ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ये मान लेते हैं मेरे पास तालाब है, स्टिल वाटर है मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें हमारे पास एक बोट है, ठीक है, और आप इसमें नाव चला रहे हो। अगर आप रुके हुए पानी पे मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चला सकते हो, यानी पानी तो रुका हुआ है, स्टेशनरी पानी, आप उसमें नाव चला रहे हो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन कितना है, x किलोमीटर। अच्छा, अगर जो पानी की स्पीड है मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, मतलब झरना भी बहता है ना, उसकी भी स्पीड होती है कुछ ना कुछ, तो y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसका क्या मतलब है y किलोमीटर पर आवर का? इसका ये मतलब मान लेते हैं अपन इस पे बोट खड़ी कर देते, चलाते ना, और आप यहां बाहर खड़े होके देख रहे हो। 1 घंटे के बाद बोट कहाँ नजर आएगी आपको? 22 किलोमीटर आगे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी नाव को धक्का दे रही है, नाव नहीं चल रही लेकिन पानी को धक्का दे रही है। तो अगर आप बाहर खड़े होके देखोगे, या पानी के ऊपर कोई पत्ता गिर गया होता या कोई भी लकड़ी पड़ी होती, तो बहती है पानी के साथ। किस स्पीड से बहती है? जिस स्पीड से पानी बहता है। ठीक है, अब एक दूसरी सिचुएशन आ गई कि उस बहते हुए पानी में पानी इस तरह बह रहा है, आप उसके ऊपर नाव भी चला रहे हो, तो अगर हम बाहर खड़े होके देखेंगे तो आपको नाव की स्पीड ज्यादा नजर आएगी या कम नजर आएगी? कितनी नजर आएगी? x+y। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था, जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड क्या होती थी? माइनस। यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे धक्का लग रहा है, रोड फिक्स नहीं है। रिलेटिव में रोड हमारी रुकी हुई थी, लेकिन अगर हम रोड को भी चलाएंगे तो ऐड ही करनी पड़ेगी। जैसे को दिल्ली वाले एस्केलेटर की मैं बात कर रहा हूँ जो चलता है, अगर आप खड़े हो जाओगे तो उसी स्पीड से चलोगे जिस स्पीड से एस्केलेटर चल रहा है, लेकिन आप उस चलते हुए एस्केलेटर पे चलोगे तो बाहर वालों के लिए तो आप बहुत तेजी से चल रहे हो। वही काम यहाँ पे हो रहा है कि अगर आप बहते हुए पानी में, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में नाव को चलाएंगे, तो बाहर खड़े होके जब आप देखोगे तो आपकी स्पीड बहुत तेजी से नजर आएगी। उसको बोलते हैं वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम। वो कितना बनेगा? x+y। ठीक है, या स्पीड भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आप 5 की स्पीड से चल रहे हो और 2 की स्पीड से नाव चल रही है, तो बाहर खड़े होके आपको क्या नजर आएगा? 7 की स्पीड। ठीक है, अच्छा अगर अब पानी इधर बह रहा है और आप उसके ऊपर नाव इधर चला रहे हो, तो बाहर खड़े होके देखोगे तो आपको स्पीड ज्यादा नजर आएगी या कम? कम कितनी हो जाएगी? अब देखो, चल तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रही है लेकिन स्पीड माइनस हो रही, क्योंकि यहाँ पे रोड चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का उल्टा है, इन द सेंस कि कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। तो वेलोसिटी अपस्ट्रीम इज गिवन एज
x माइनस वाई, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ठीक है। अच्छा मान लो नदी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है और आप नाव 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या होएगा? नदी 5 की स्पीड से ऐसे और आप 5 की स्पीड से ऊपर की तरफ चल रहे हो, तो आपको क्या नजर आएगा कि नाव वहीं खड़ी है। अच्छा अगर पानी 5 की स्पीड से इधर जा रही है और नाव आप ऊपर 4 की स्पीड से जा रहे हो, तो इफेक्टिवली क्या होएगा? 1 की स्पीड से आप नदी की तरफ बहते जाओगे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब आपको अगर नदी के ऊपर चढ़ना है तो आपकी नदी की स्पीड से आपकी स्पीड अगर कम हुई तो उसके बहाव में बह जाओगे, सेम हुई तो वहीं टिके रहोगे, और उससे ज्यादा हुई तो, जैसे तूफान वगैरह में होता है ना, तो जो स्टीमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी स्पीड मेंटेन करते हैं कि वहीं स्टेशनरी रहने, तो ना बह जाएंगे। और अगर ज्यादा कोशिश करेंगे चलने की तो डीजल बहुत खपत होगी, वो भी कंजर्व करना होता है, तो आप ऐसा कोशिश करते हो करने की, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम। नाउ इफेक्टिवली किताब में एक फॉर्मूला ऐसा दिया होगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मेरे हिसाब से ये काफी है, बट किताब में एक और चीज दे रखी होगी, मैं सिर्फ वो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या होएगा? वाई वाई कटेगा, 2x इज इक्वल टू वी डी प्लस वी अप, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? वी डी प्लस वी अप डिवाइडेड बाय 2। और अगर माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू वी डी माइनस वी एफ बाय, हालांकि आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज दिस, बस ये लेकिन लॉजिकली समझ में आना चाहिए। नीचे जाओगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और अगर एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है तो स्पीड का डिफरेंस, वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम एंड वेलोसिटी अपस्ट्रीम। इसके अलावा जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सब के सब इसमें लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? सारे के सारे फॉर्मूले इसमें लग जाएंगे। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसमें ये दोनों इफ रिजल्ट कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है? मान लेते हैं एक ट्रेन ये है, मान लेते हैं 200 मीटर लंबी है, ये मान लो 100 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड है मान लेते हैं 5 मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी स्पीड है मान लेते हैं 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, जो हीरो है वो इस ट्रेन के ऊपर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो हीरोइन है वो इसके ऊपर भाग रही है 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, और दोनों छैया छैया कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को ऐसे ताली मारनी है। समझ में आ रहा है? यानी ओपन ट्रेन है, दोनों ट्रेन ऐसे चल रही हैं, उस ट्रेन के ऊपर ये भाग रहे हैं, दोनों अलग अलग ट्रैक पे, उनको ऐसे हाथ मिलाना है मान लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अब सवाल ये है कि कितनी देर के बाद हाथ मिलाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं, इस ट्रेन के ऊपर ये दो लोग भाग रहे हैं, चलती हुई ट्रेन पे दोनों ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, दोनों को छैया छैया करना है। तो क्वेश्चन है कितनी देर में होएगा।
हाँ, 8 और 6 14, तो 300/14 है ना। तो 1/7 कितना होता है? देखो अब हो क्या रहा है, अब इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो चलती हुई ट्रेन पे आप भाग रहे हो, समझ में आ रहा है? तो इफेक्टिवली आपकी स्पीड कितनी हो गई? हीरो की स्पीड कितनी हो गई इधर? 5+, समझ में आ रहा है क्यों? पानी वाला कॉन्सेप्ट। चल भागती हुई ट्रेन पे ऊपर भाग रहे हो, और इसकी हीरोइन की स्पीड कितनी हो गई? समझ में आ रहा है? लेकिन अब दोनों कैसे भाग रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों को मिलके कितना डिस्टेंस कवर करना है मीट करने के लिए? 300। समझ में आ रहा है? और चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, स्पीड क्या हो जाएगी? 8। तो डिस्टेंस हो गया 200 + 300। ठीक है। अच्छा, सॉरी। और जो स्पीड बनेगी, रिलेटिव स्पीड, ये तो 5 + 3 इसलिए ऐड हो रही है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में हेल्प मर रही है, और ये इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि, समझ में आ रहा है? ये इंडिपेंडेंट, ये जो ऐड हो रहा है क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि चलती हुई चीज पे आप चल रहे हो, पानी वाला कॉन्सेप्ट। ये क्यों ऐड हो रहा है? चलती हुई स्पीड पे आप चल रहे हो, पानी वाला। फिर ये प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेटिव है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो पहला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने वो, और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा वो, सारे अप्लाई हो गए इसके अंदर। और टाइम कितना लगेगा अब? 300/8 + 6 14। 1/14 कितना होता है? 7.14। तो 21.48 42। ये समझ में आ रहा है क्यों जुड़ा है ना? इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक तरफ तो आप सेम डायरेक्शन में भी जोड़ रहे हो, फिर ऑपोजिट में भी जोड़ रहे हो, क्योंकि ट्रेन के ऊपर भागने का मतलब है बाहर जो बंदा खड़ा होकर देखेगा वो देखेगा कि भाई अब बहुत तेजी से जा रहा है, और ये भी बहुत तेजी से आ रही है, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनको आपस में क्रॉस करना है, इसलिए ये भी ऐड होएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड और बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट को कवर करता है। अब मैं चाहता हूं आपके पास 5-6 क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, हम उसको कर लें। एक बार मुझे बुक दिखाना, मैं बता देता हूं कौन कौन से करने। हाँ है टिपिकल। रेसेस वाले या सिर्फ बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले कह रही हो? हाँ बताओ मेरे को, मैं देख लेता हूँ एक बार। 14 अपने को, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हमारे पास करीब 6, 8 नहीं 9, 11 से लेके 20 तक 9 क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं आप इसको फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। इसमें आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में। ये एस्केलेटर पे वैसे तो कर भी लोगे, बट चलो कोई बात नहीं, पहले इसको कर लो, फिर मैं एस्केलेटर वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये 8 क्वेश्चन करो। ठीक है सभी के पास बुक्स? सब कर पाएंगे एक बार? है आपके पास बेटा? आगे आ जाओ कहीं पे जिनके पास है। तुम्हारे पास है? तुम्हारी बेंच पे है? एक तुम दोनों के पास है बेटा? हाँ जी, आप दोनों के पास एक है। तुम्हारे पास एक ही है। तुम इधर आ जाओ, इसके पास आ जाओ। ठीक है, तुम्हारे पास पीछे, बाकी मैं फोटो खींच के भी डाल देता हूँ ग्रुप पे। एक्स्ट्रा ये? हाँ तो एक बार इधर दे दो, इनके पास नहीं, पीछे। हाँ जी यश, आपके पास है ना बुक्स ये?